बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में मैंने सिविल सर्टिफिकेट का इंडेक्स डिस्कस किया था और आज वो सारे इंडेक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है इसमें है एक्यूजेंस। एक्यूजेंस का क्या मतलब होता है? काज टू बी इनिशिएटेड विद इन रीज़नेबल टाइम एंड अनरीज़नेबल डिले विल अमाउंट टू एक्यूजेंस। मतलब कोई भी चीज़ आपने इनिशिएट की है और वो रीज़नेबल टाइम में की है और बगैर अनरीज़नेबल डिले के की है। मतलब इसमें आप टाइम बार्ड ले लें कि अगर एक दावा है वो टाइम बार्ड है तो आपने उसको टाइम बार्ड होने से पहले पहले फाइल कर दिया, या कोई आपका राइट है और उसको आपने उस राइट को अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे अवेल किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूजेंस। अब 2008 MLD 993 जिसमें ये इसके मीनिंग बताए गए। आगे है जी इंस्टांसेस। प्लेंटिफ इंस्टांसेस से मुराद मतलब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए इसमें एक वो दिया है वह केस ला कि प्लेंटिफ क्लेम्ड इनहेरिटेंस फ्रॉम ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा से उसने विरासत क्लेम की प्लेंटिफ ने। ग्रैंडफादर एंड फादर ऑफ द प्लेंटिफ हैव नॉट असर्टेड एनी राइट इन द स्टेट इन देयर लाइफ स्पैन। देयर साइलेंस इन एक्शन ऑपरेटेड एज रिलिंक्विशमेंट ऑफ देयर राइट। अब वो प्लेंटिफ ने परदादा से प्रॉपर्टी क्लेम की, लेकिन जो उसका दादा था और उसका बाप उन दोनों ने ही वो प्रॉपर्टी अपनी विरासत क्लेम नहीं की थी। मतलब अपनी ज़िंदगी में वो खामोश रहे, तो उस खामोशी का मतलब ये है कि उन्होंने अपना राइट छोड़ दिया था। तो जब वो ही अपना राइट छोड़ चुके हैं तो फिर वो पोता अपना राइट कैसे क्लेम कर सकता है? 2005 YLR 2170, 2002 SCMR 1330, 2004 CLC 515। मतलब इन तीनों में से कोई एक भी केस आप याद रख ले तो तीनों में इसी बात के हवाले से मैटर डिस्कस किया गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आफ्टर मोर देन 7 years ऑफ अक्रूइंग ऑफ काज ऑफ एक्शन सच कंडक्ट वुड अमाउंट टू एक्यूजेंस। अब वो कहते हैं कि अगर आपने सूट मतलब सूट फाइल करने की लिमिट थी फॉर एग्जांपल 3 साल और आप 7 साल बाद सूट फाइल करें और आपके पास कोई रीज़नेबल डिले की मतलब रीज़नेबल वजह नहीं है कि आपने क्यों इतनी लेट फाइल किए, तो इसका मतलब यह है कि आप अपना राइट छोड़ चुके थे। 1998 MLD 1818। इसकी एक एक्सेप्शन भी है जी। एक्सेप्शन क्या है? एक्यूजेंस एज लीगली अंडरस्टूड डू नॉट टेक प्लेस व्हेन इट्स रूट्स एंड बेसिस आर इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस ऑफ वंस ओन राइट्स एंड इंटाइटलमेंट। 1993 SCMR 893। अब एक्सेप्शन क्या है कि अगर किसी को पता ही नहीं हो कि वो उसका राइट है तो उसने फिर वो इग्नोरेंस की वजह से या अनअवेयरनेस की वजह से, मतलब उसकी नॉलेज में ही नहीं था कि उसको ये राइट मिलना है, तो वो फिर उसने छोड़ दिया, तो क्या हो सकता है? फिर ये फाइल हो सकता है। मतलब फिर फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज स्टार्ट होगा उसका लिमिटेशन ऑफ टाइम। मतलब फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम आसान एग्जांपल में आपको बताऊँ एक्सेप्शन के हवाले से, तो अगर किसी के मतलब दादा की प्रॉपर्टी थी और वो कहीं मतलब फोत हो गया और उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया कि वो उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर किसी जगह है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ कर देते हैं और अपने बच्चों तक को खबर नहीं देते कि उनके पास प्रॉपर्टी है। बाद में अगर वो मर जाते हैं तो उनके बच्चों की तो नॉलेज में ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी है। फिर बाद में कहीं जाके नॉलेज में आती है कि वो उसकी प्रॉपर्टी थी, तो वो चाहे कितने भी साल गुजर चुके हैं वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे है जी दूसरा प्रिंसिपल, एक्ट ऑफ द कोर्ट। प्रिंसिपल, अ पार्टी कैन नॉट बी मेड टू सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ एक्ट्स ऑफ द कोर्ट। PLD 1989, सुप्रीम कोर्ट 146। दूसरा केस है जी 1998 CLC 1453। मैक्सिम, एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रिजुडाइस नो मैन कम्स इन टू प्ले with a view to obviate hardships which may otherwise be the result of the errors of the court itself. Where non-compliance with the mandatory provisions of law occurs by complying with the direction of the court, which is not in conformity with the law, the party complying therewith is not to be penalized. 2001 SCMR 100। मतलब एक्ट ऑफ कोर्ट, ये इसको ना अगर आप PPC में भी एक प्रोविज़न है जो जनरल एक्सेप्शन में कि जो कोर्ट का एक्ट है ना उसको मतलब नो ऑफेंस उसमें होता है कि अगर कोर्ट के एक्ट में अगर किसी ने कोई कंप्लाइंस किया तो फिर उसने अगर कोई नॉन वायलेशन ऑफ लॉ कर दिया या फिर कोई इलीगल एक्ट कर दिया तो वो जो है वो एक्सेप्शन में आता है। ये भी उसी तरह की एक बात है। एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन इन वायलेशन ऑफ लॉ फॉर एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन कैन मेक लाइबल द कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर for action under the relevant provision governing and controlling his conduct as well affairs of his service. It is also well settled by the law that a party should not suffer on account of wrongs
कमिटेड बाय द जुडिशियल फंक्शनरीज, PLJ 2001 सुप्रीम कोर्ट 402। अब वो ऊपर वाली बात में तो ये था ना कि अगर किसी जज के मतलब ऑर्डर की कंप्लायंस में किसी ने कोई एक्ट किया तो उसको एक्सेप्शन हासिल है, लेकिन अगर किसी जज ने ही कोई वायलेशन ऑफ लॉ कर दिया या उसने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या वो पार्टीज़ के राइट्स को प्रेजुडाइज कर रहा है, तो फिर जो है वो लाइबल होगा, मतलब वो अकाउंट फॉर होगा इस बात का, एक्ट ऑफ कोर्ट। तीसरा है जी, आज के दिन में मैं 3 टॉपिक्स बस कवर करूँगी, फिर आगे नेक्स्ट फर्दर चलते जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और एक ही वो लेंथी लेक्चर बनाना इसमें था ही बेवकूफ़ी होगी। अच्छा खैर जी, तीसरा एडजमेंट्स, रेलिवेंट प्रोविजन, ऑर्डर 17 CPC, जनरल रूल। ऑर्डर 17 CPC आपके एडजमेंट से रिलेटेड है। उसके अलावा आपका जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 है उसमें भी एडजमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अगर आप एडजमेंट के हवाले से कोई भी टॉपिक तैयार करना चाहते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एडजमेंट की डेली बेसिस पर आप एक वकील साहब पेशियाँ पे पेशियाँ ले रहे होते हैं और दूसरे वकील साहब कोशिश कर रहे होते हैं कि वो पेशियाँ ना हो, तो ऐसी सूरत में आपको पता होना चाहिए कि एडजमेंट होती क्यों है और कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप पढ़ें और फिर समझें कि एडजमेंट जो हुई है आया को सही हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए 3 चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, ऑर्डर 17 CPC, सेक्शन 148 CPC और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 और ये वाला साइटेड रजिस्टर में जो अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। जनरल रूल क्या है जी, एडजमेंट कैन नॉट बी क्लेम एज ऑफ राइट एंड द ट्रायल कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन टू ग्रांट और रिफ्यूज इट। 2008 SCMR 322, 2010 CLC 77। अब ये कोई हमारे जज साहिबान को बताए कि जो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि वो ग्रांट कर भी सकती है पेशी और नहीं भी कर सकती, लेकिन हमारे यहाँ जजेस साहिबान जो है वो पेशियाँ देने के लिए ही बैठे हुए ऐसा लगता है। माजरत के साथ अगर कोई जज साहब सुन रहे हैं इस बात को, तो हाँ, मतलब प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, तो उसमें मैंने यही देखा है कि पेशी जब कोई भी लेने के लिए आता है तो जज साहब कहते हैं जी ठीक है दे दो। वो ये नहीं देखते कि आया उसका पेशी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसका पेशी बार बार देने से दूसरी पार्टी के राइट्स प्रेजुडाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो बस रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी वो पेशी ग्रांट कर दी जाती है। हालांकि जज के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। अगर कोई आपके किसी केस में कोई जज साहब ऐसे कर रहे हैं तो आप उनको ये केस ला रेफ़र कर सकते हैं, 2008 SCMR 322, 2010 CLC 77। आगे है जी डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। अब डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट क्या है, रूल 3 ऑफ ऑर्डर 17 CPC वाज नॉट मैंडेटरी, रादर मैटर हैड बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। 2018 MLD 1658। ऑर्डर 9 Rule 8 CPC was mandatory in its nature, while Order 17 Rule 2 CPC gave discretion to the court to take any action under Order 9 CPC or otherwise to make any order the court thinks fit in exercise of its discretion। 2015 GBLR 24 सुप्रीम एपलेट कोर्ट। अब इसमें ये है कि आप अगर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको साथ CPC रखनी चाहिए, ताकि आपको सिविल साइटेटर जब भी आप पढ़ें या सुने तो आप सिविल मेजर एक्ट बल्कि पास रख के पढ़ा करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और फिर वो आपको कभी भी नहीं वो चीज़ें भूलेंगी। आपको बार बार रट्टा लगाने की रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक ही दफ़ा अगर सारी चीज़ों को असेंबल करके बैठ जाएँ और एक दफ़ा फोकस करके पढ़ लें ना, तो आपको लाइफ टाइम वो चीज़ें याद रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप इसके साथ सिविल मेजर एक्ट साथ रखें, उसमें आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में का वॉल्यूम 1 में एडजमेंट्स निकालें, साथ ही आप उसका CPC का ऑर्डर 17 ऑर्डर 9 देखें, इसमें जो रूल्स बताए गए वो सारे रूल्स देखें, और फिर आप 2018 MLD 1658 जजमेंट डाउनलोड करें और फिर उसको देखें। अब आपके पास इतना सारा मटेरियल हो जाएगा, आप इन सबको पढ़ें और पढ़ने के बाद आप अपने अल्फाज में नोट्स बना लें कि जज के पास जो है वो डिस्क्रिशन होती है। इन सारी चीज़ों में एक ही बात आपको कॉमन नज़र आएगी, वो यही है कि जज के पास डिस्क्रिशन होती है कि वो एडजमेंट को ग्रांट भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है। पैरामीटर टू ग्रांट और रिफ्यूज एडजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी इसी तरह एज इट इज़ पूछा जा सकता है कि पैरामीटर्स बताएं कि कब एडजमेंट ग्रांट की जा सकती है और कब रिफ्यूज़ की जा सकती है। वार्निंग टू क्लोज, राइट टू प्रोड्यूस एविडेंस, कोर्ट मस्ट इन्फोर्स इट्स ऑर्डर अनफेलिंगली and unscrupulously without exception,
ट्रेंड ऑफ आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, ETC इज़ मॉकरी ऑफ लॉ। मतलब ये जो पेशी दी जाती है ना और उसके बाद फिर आगे लिखा होता है कि ये आखिरी मौका, फिर उसके बाद लिख देते हैं कतई आखिरी मौका, तो ये नहीं होना चाहिए। दैट प्रैक्टिस मस्ट बी डिसकंटिन्यूड फोर्थविद। 2020 SCMR 300। प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 17 रूल 3 CPC आर पीनल इन नेचर एंड शुड बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड एंड अप्लाइड। 2014 SCMR 637। where case was not adjourned on previous date at request of such party, then his right to lead evidence could not be closed। अब अगर केस जो है वो एडजर्न किया गया है प्रीवियस डेट पर और किसी रिक्वेस्ट पार्टी की रिक्वेस्ट पर, और उसका राइट टू लीड एविडेंस जो है वो क्लोज नहीं किया जा सकता। मतलब उसने रिक्वेस्ट की कि मैंने मुझे पेशी दी जाए, तो वो उसकी रिक्वेस्ट पर पेशी दे दी गई, तो फिर उसका राइट टू लीड एविडेंस क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट पर आपने एक्सेप्ट कर ली पेशी। 2012 SCMR 361। इट वाज नॉट एन एक्सट्रीनियस कंसिडरेशन ऑफ और कोर्ट टू नॉट कंडक्ट ऑफ अ पार्टी और देयर काउंसिल व्हेन ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग एडजर्नमेंट। अब मतलब जज साहब को देखना चाहिए कि ये पार्टी जो बार बार पेशी लेने के लिए आ जाती है तो वो क्यों लेने के लिए आती है, उनका अपना कंडक्ट क्या है, उनकी कंसिडरेशन क्या है, उसमें क्या ख़राबी है या खूबी है, किस वजह से वो बार बार पेशी लेते हैं। 1986 SCMR 1688। प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 17 रूल 3 CPC was not the only provision for proceeding with the suit forthwith, but sub rule 3 of rule 1 of order 17 CPC was also available for the trial court to proceed with the suit forthwith। 2016 CLCN 65। अब मतलब कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो एडजमेंट ग्रांट करने के बजाय प्रोसीड कर सकती है फोर्थ। प्रोसीड से मुराद कि अगर उसने फॉर एग्जांपल जवाब देना दावा देना था और जवाब दावे का टाइम जो होता है वो 1 महीना होता है, 1 महीने में उसने 2 पेशियाँ ले ली, उसके बावजूद भी वो फिर पेशी ले रहा है, फिर उसे पेशी दे दी, तो उसके बाद फिर वो मज़ीद पेशी की डिमांड कर रहा है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो पेशी ना दे और उसका जो राइट टू डिफेंड है वो स्ट्रक ऑफ कर दे। When trial court itself fixed cases for hearing, then it could have taken action under Order 17 Rule 3 CPC and should not have dismissed suit under Order 9 Rule 8 CPC। Dismissal of suit for non-appearance was wholly not warranted as entire labor and expense could not be allowed to waste। अब मतलब अगर कोई नहीं आया फॉर एग्जांपल ऑर्डर 9 रूल 8, ऑर्डर 9 जो है वो इंटरमीडिएट डेट्स जो होती हैं उससे रिलेटेड है, सॉरी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपेयरेंस ऑफ पार्टीज़, कि अगर पार्टीज़ नहीं आती तो फिर उसकी नॉन अपेयरेंस की वजह से सूट डिसमिस कर दिया जाता है। तो अगर कोई पेशी कोर्ट ने खुद मतलब जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल टाइम ख़त्म हो गया और कोर्ट जो है वो उसको नहीं सुन सकी, तो फिर कोर्ट ने पेशी दे दी, तो फिर उस वजह से उसको मतलब वो जो कोर्ट का मकसद सिर्फ डिसमिस करना सूट नहीं होना चाहिए कि वो उसकी वजह से एक्सपेंस और टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो फिर दोबारा सारी बात है डिसमिस होगा तो दोबारा वो एप्लीकेशन आएगी, फिर दोबारा पेशी होगी और दोबारा चलता रहेगा, तो वो कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल करना होता है और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। PLD 2019 को टैक्स चेंज। नो कंडीशन दैट रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट मस्ट बी मेड ऑन द पार्ट ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी for attending the provisions of Order 17 Rule 3 CPC was found mentioned in said provision. Court should proceed with the suit forthwith where sufficient cause was not shown for grant of adjournment। अगर प्लेंटिफ या जो भी पार्टी है उसने सफिशेंट गाज नहीं दी कि वो क्यों एडजर्नमेंट मांग रहे हैं, तो कोर्ट जो है वो बजाय उसको एडजर्नमेंट देने के सूट का फोर्थविथ प्रोसीड कर सकती है, मतलब अगली कार्रवाई की तरफ लेके जा सकती है। PLD 2014 लाहौर 158। ट्रायल कोर्ट आफ्टर रिफ्यूजल ऑफ एडजर्नमेंट अंडर ऑर्डर 17 रूल 3 CPC was required to decide the case forthwith, while under order 17 rule 1 sub 3 CPC it had to proceed with the suit। 1995 CLC 483। सब में यही बात की गई है कि उस कोर्ट जो है वो बजाय पेशी देने के सूट को प्रोसीड करेगी। सफिशेंट काज। अब सफिशेंट काज से क्या मुराद है? एक्सप्रेशन सफिशेंट काज मीन्स अ काज एंड रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी रूलिंग आउट द एलिमेंट ऑफ कल्पेबल स्लैकनेस एंड नेग्लिजेंस। PLD 2014 लाहौर 158। फेलियर ऑफ अ पार्टी टू शो सफिशेंट काज फॉर ग्रांट ऑफ एडजर्नमेंट, कोर्ट वुड नॉट बी obliged टू ग्रांट फर्दर एडजर्नमेंट बट कोर्ट प्रोसीड विद द केस फोर्थविथ। PLD 2013 लाहौर 313। इनमें से कोई एक केस भी आप याद रख ले तो आपके लिए इनफ होगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सब में एक ही बात है कि
कोर्ट जो है वो पेशी नहीं देगी और केस को फोर्थविथ करेगी। व्हेन सूट शुड नॉट बी डिसमिस, अब सूट कब डिसमिस नहीं होना चाहिए? ऑन द डेट व्हेन सूट was dismissed, plaintiff himself was in attendance and recourse to Order 17, Rule 2 CPC could have been made. Trial court, despite non-production of witness by plaintiff, instead of dismissing the suit forthwith, should have asked the plaintiff to come in witness box 2008 SCMR 942। अब वो ट्रायल कोर्ट बजाय सूट डिसमिस करने के उसको फोर्थविथ कर सकती है। मतलब एक पार्टी अगर नहीं आई है तो उसका राइट छोड़ के अगली पार्टी से कह सकती है कि आप अपना जो है वो विटनेस प्रोड्यूस कर दें, या फिर प्लेंटिफ को कह सकते हैं कि वो खुद विटनेस बॉक्स में आए और अपना वर्जन देख के क्यों नहीं वो आया था, या आगे उसको मतलब फोर्थविथ करना ही करना है कोर्ट ने, बजाय कि वो डिसमिस करके अपनी जान छुड़े। 2008 SCMR 942। Plaintiff's right to produce evidence could not be closed on date due to his failure to produce evidence because on immediately proceeding date केस वाज अर्जेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब प्लेंटिफ की एविडेंस के लिए मतलब पेशी थी और उस दिन जज साहब छुट्टी पर थे, तो फिर इस वजह से उसका केस जो है वो मतलब उसका राइट टू एविडेंस जो है वो स्ट्रक ऑफ नहीं किया जा सकता। वेयर अ केस वाज एडजर्न ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सच एडजर्नमेंट कुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी पार्टी। जज साहब की छुट्टी की वजह से किसी भी पार्टी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वो पेशी एक तरह से काउंट ही नहीं की जाएगी उसकी नॉन फेलियर वाली। PLD 1987 लाहौर 157। इट वॉज सफिशेंट इफ केस वॉज डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। हाउएवर, order with regard to dismissal of suit for failure to produce evidence was superfluous and in fact not required as such, would have completely defeated the ends of justice. Impugned order appeared to be too harsh as only 3 opportunities were afforded to the plaintiff to produce evidence। 2011 YLR 1234। अब देखें जी, ये भी किसी जज साहब का व्यू है कि सिर्फ 3 पेशियाँ दी गई प्लेंटिफ को और उसके बाद वो पेश नहीं हो सका, तो उसका जो सूट है वो डिसमिस कर दिया गया, और वो जज साहब के व्यू के मुताबिक ये एंड्स ऑफ जस्टिस को डिफीट कर दिया। इस तरह मतलब उसको मज़ीद मौका देना चाहिए था। खैर, हर किसी का अपना अपना व्यू होता है। व्हेन सूट शुड बी डिसमिस्ड, केस फिक्स्ड फॉर एविडेंस बट इन स्पाइट ऑफ एडजर्नमेंट्स ग्रांटेड, petitioner failing to produce evidence, order dismissing suit of the petitioner held suffering from no infirmity in circumstances। 1986 SCMR 1349। Defendant by his words and conduct had made impossible for trial court to proceed with trial of suit। Provisions of Order 17 Rule 1-3 CPC fully attracted to the present case। 2014 YLR 1997। Presence of defendant's counsel was marked in previous order when trial court could not record evidence due to strike of lawyers। Non-production of evidence by defendant on relevant date was willful and contumacious, thus trial court had no option except to refuse further adjournment and close his evidence। PLD 2013 लाहौर 313। अब ये जो वकील साहिबान हड़ताल पर होते हैं उसका भी इफेक्ट नहीं होता पार्टीज़ पर। मतलब पार्टीज़ को चाहिए कि वो अपनी एविडेंस लेकर आएँ और वो उसको कोर्ट में पेश करें। अगर वो नहीं लेकर आते तो वो सिर्फ ये प्ली नहीं ले सकते कि जी वो कड़ा हड़ताल पे थे इसलिए हमने लेके। खैर, डिसमिसल ऑफ सूट फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस बाय प्लेंटिफ, एफिडेविट ऑफ प्लेंटिफ एलिजिंग टेकिंग अप ऑफ केस बाय कोर्ट on a date earlier than adjourned date, presumption of regularity correctness attached to judicial proceeding could not be adjudged on mere affidavits। 2007 MLD 1072। अब उसने प्लेंटिफ ने एविडेंस दिया कि उसके पास वो जो है ना सॉरी क्या था, प्लेंटिफ एलिजिंग टेकिंग अप ऑफ केस बाय कोर्ट ऑन डेट अर्लियर दैन adjourned date, presumption of regularity correctness attached to judicial proceeding could not be adjudged on mere affidavits। सिर्फ एफिडेविट्स के ऊपर जो है वो इरेगुलरिटी नहीं की जा सकती। उसने कहा कि जो डेट जिस दिन की पेशी थी उस पेशी से पहले वो एविडेंस देना चाहता है या कोई भी काम करना चाहता है तो उसने उसका एफिडेविट दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कोर्ट इन सच केस कुड डिसमिस सूट इधर अंडर ऑर्डर 9 CPC फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन और अंडर ऑर्डर 17 Rule 3 CPC for non-compliance of its order, but could not exercise both such powers simultaneously। Provision of Order 17 or Rule 3 CPC would not apply where either plaintiff
was present, nor was any evidence available on record. 2012 YLR 2658, where the act conduct of the party appeared to be contumacious, negligent one, and it failed to produce its evidence in spite of grant of time. Court was empowered to decide to suit forthwith. अब कंडक्ट ऑफ पार्टी जो है वो नेग्लिजेंट था और उन्होंने फेल कर दिया, प्रोड्यूस एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की, तो फिर कोर्ट जो है फोर्सविथ कर सकती है। 2018 MLD 1658। अच्छा जी, मैटर वाज पेंडिंग फॉर कच्चा पेशी सिंस 3 years. Message were repeatedly sent to counsel to come and argue. There was no justification for court to adjourn case on ground of engagement of a new counsel when the original counsel was also present in the court. Petition dismissed. PLJ 1998 कराची 517। 3 साल तक ये पेशियाँ चलती रही और उसके बाद जो उन्होंने वो नया कौंसल अपॉइंट कर दिया, जबकि पिछला कौंसल भी मौजूद था, तो सूट उसका डिसमिस हो गया इस वजह से। मीनिंग ऑफ प्रोसीड टू डिसाइड द सूट फोर्थविद। अब ये जो बार बार उसने कहा कि जी कोर्ट प्रोसीड कर सकती है और सूट का फोर्थविद कर सकती है, इसका क्या मतलब है? वर्ड्स प्रोसीड टू डिसाइड द सूट फोर्थविद डू नॉट मीन टू डिसाइड द सूट फोर्थविद और डिसमिस द सूट फोर्थविद। कोर्ट में प्रोसीड विद द सूट नॉट विथस्टैंडिंग ईदर पार्टी फेल टू प्रोड्यूस एविडेंस, meaning thereby that in case of default to do a specific act by any party to the suit, next step required to be taken in the suit should be taken. Word forthwith means without any further adjournment, yet it cannot be equated with the words at once pronounce the judgment. 2008 SCMR 242। फोर्थविथ का मतलब यही है कि वो सूट का मतलब डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप पे चल जाएगी। मतलब अगर दावा एविडेंस का मामला था, प्लेंटिफ की एविडेंस उसने नहीं पेश की, तो वो डिफेंडेंट की एविडेंस कॉल कर सकता है। Parties to be vigilant. Parties were under obligation to attend the court on next opening day in order to know the next date of hearing. Presumption of law was that the parties had knowledge of next date of hearing fixed by the court. Court was not bound to inform the parties about next date of hearing in presence of Order 17 Rule 4 CPC, and it was the duty of parties to have inquired about the next date of hearing. 2005 SCMR 609। मतलब कोर्ट ने पार्टीज़ को जाके नहीं बताना कि आपकी अगली पेशी है, पार्टीज़ ने खुद आके पता करना है कि उनकी नेक्स्ट डेट कौन सी है। एडजर्नमेंट व्हेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन लीव। द रीडर ऑफ द कोर्ट बिफोर द अमेंडमेंट इन द सिविल प्रोसीजर कोड रेफर टू अबव वाज नॉट ऑथोराइज्ड टू फिक्स अ डेट फॉर प्रोसीडिंग विद द suit in the absence of presiding officer of the court, but could fix a date for purposes of enabling the court to fix another date for the future conduct of the proceeding. It was only as a result of the new rule 5 inserted in order 17 that this has become possible. 1983 SCMR 1092। अगर जैसे आप छुट्टी पर हैं तो फिर वो उसका जो रीडर है वो नेक्स्ट पेशी बता देता है ताकि उसकी कार्रवाई चल सके। Presiding officer of court being on leave, it was mandatory for reader of court while adjourning case to have handed over slip of paper to parties specifying next date of hearing। 1985 CLC 2984 PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट 713। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में भी सेम यही बात लिखी हुई है कि वो जो है अगर रीडर पेशी देगा तो फिर वो एक स्लिप के ऊपर वो लिख कर और पार्टीज़ को हैंड ओवर करेगा कि जी आपकी नेक्स्ट पेशी ये है। The same date given by the reader might have become the date fixed for proceeding with the suit or proceeding। 2001 MLD 890। रीडर की दी हुई पेशी ही पेशी कंसिडर की जाएगी और अगली पेशी पर वो पार्टीज पेश होंगी। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज ऑन द डे व्हेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाज एब्सेंट। नॉन इशुएंस ऑफ slips of paper by the ministerial officer। Legal prejudice will be caused to the parties where the parties or any one of them had chosen to remain absent, that no such prejudice would be caused if the matter was prejudiced on adjourned date for the purpose specified in the order of adjournment। 1999 CLC 170। non production of evidence by plaintiff for adjourned date and closing of his right to defense। such order was which was composed by reader of court and not by the duty judge himself, being a routine order, could not entail penal provision of Order 17 Rule 3 CPC 2007 SCMR 1269। इसमें वो जनरली वही जो पिछला ऑर्डर होता है वही दोबारा लिख दिया जाता है, तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। वर्ड एडजर्न्ड एज यूज्ड इन ऑर्डर 17 Rule 2 CPC वुड मीन एडजर्न्ड बाय कोर्ट
Reader had adjourned case in absence of presiding officer of court without handing over to plaintiff such signed slip in terms of Order 17 Rule 5 CPC. Such adjourned date was not a date of hearing. Order of dismissal of suit in such eventuality was a nullity and Article 181 of Limitation Act 1908 would apply thereto. 2011 YLR 1738। मतलब यह कि अगर रीडर स्लिप के ऊपर लिख कर नहीं देता पार्टीज को पेशी तो वो डेट ऑफ हियरिंग कंसिडर नहीं की जाएगी, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं चलता है। अच्छा खैर, एडजर्नमेंट फॉर मूविंग ट्रांसफर एप्लीकेशन। एडजर्नमेंट ऑब्टेन फॉर मेकिंग ट्रांसफर एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट। नो ऑर्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम हाई कोर्ट बाय एडजर्न डेट। मजिस्ट्रेट रिलाइंग ऑन पैरा 2 चैप्टर 26A वॉल्यूम 3 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स 1958 ED प्रोसीडिंग्स फर्दर विद केस एंड डिस्चार्जिंग अक्यूज। मजिस्ट्रेट नोट गिल्टी कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट PLD 1965 रेट पटिशन लाहौर 382। मतलब अगर उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हाई कोर्ट में देनी है तो उसके लिए पेशी दी जाए, तो मजिस्ट्रेट जो है वो इस वजह से पेशी नहीं देगा जब तक कि हाई कोर्ट की तरफ से उसका ऑर्डर ना आ जाए, और अगर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं आया तो वो गिल्टी नहीं होगा। आगे जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगी, और आगे फर्दर जितने भी टॉपिक होंगे, अभी 3 टॉपिक्स मैंने कहा था तो 3 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।